उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथी सभासदों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस सोहबत का अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा जो साथ मिला है, और आपके बीच में आकर बड़े शिद्दत से, बड़े श्रद्धा से आज इस बात को मैं अपने अनुभवों से इस बात को कह रहा हूँ कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा ईश्वर के स्वरूप में उसको मानता हूँ। उसका ऐसा सरपल हर क्षण मेरे जिंदगी में मुझे प्राप्त होते रहता है। उसी ने मुझे शराब के पहले जहरीले घोट से आज के दिन दूर रखा है। बड़ा जीवन में आनंद है, सुकून है, शांति है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब उपस्थित मेरे सभासद साथियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे लखनऊ फेलोशिप, ए फेलोशिप, ईश कृपा ग्रुप और ये सभी जो मेरे मान्यवर सभासद साथी है, जो आयोजक है, जिन्होंने ये बिग बुक एक हमारा जो धरोहर है, बेसिक टेक्स्ट है, मूल ग्रंथ है, उसके ऊपर ये पिछले 13 दिनों से लगातार जो एक चर्चा सत्र रखा है, इसके लिए मैं दिल से उनका, आयोजकों का आभारी हूँ। आज कुछ मेरी बारी है और ये मौका जो मुझे मिला है, इसमें खास कर मैं यही बात कहूंगा कि मैं भुक्तभोगी हूँ और लाभान्वित हूँ। मेरे पुराने साथी इस बात को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन खास कर जो नए साथी है, उनसे मैं अनुरोध पूर्वक कहूंगा कि मैं विश्लेषक नहीं हूँ, मैं अभ्यासक नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं तो अपने जिंदगी को बड़े देर के बाद में इस बात को समझा कि बिग बुक मेरे लिए एक आईना है, एक मेरा रिफ्लेक्शन है। आज जब ये नियोजन में हम इस पड़ाव पे आए हैं कि डॉक्टर बॉब का दुस्वप्न या दिव्या स्वप्न या नाइटमेयर, ये उनका कथन, मैं इसको स्टोरी नहीं कहूंगा, ये भुक्तभोगी अनुभव है। ये कथन के ऊपर मेरे जिंदगी का रिफ्लेक्शन क्या है, मेरे जिंदगी का प्रतिबिंब क्या है, किस प्रकार आता है, मुझे उनसे किस प्रकार मैं उनसे रिलेट करता हूँ और किस प्रकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, बड़े देर के बाद में, जो कहा जाता है कि द टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। आज
सवेरे से ही कोई भी बात मेरे मन के लायक, मेरे इच्छा के लायक हुई नहीं। लेकिन आज मुझे बड़ा सुकून है कि ईश्वर की इच्छा मेरे इच्छा से बढ़कर है, और वो मेरे जन्म से पहले से मेरे नियोजन उसने करके रखा है। और यही कारण है कि 19वीं सदी का ये एक चमत्कार है जो मेरे समान शराबी को, द टाइप ऑफ अल्कोहलिक आई एम, आज आपके बीच में मैं जीवित हूँ। अपने अनुभवों को साझा करने का ये मौका मुझे दिया जा रहा है, और करके हृदय से आभारी हूं। मैं तो आज 14वां खिलाड़ी हूँ, यानी स्टैंड बाय हूँ, और मेरा काम तो समेटने का है। मैं खिलाड़ी हूँ, एक क्रिकेटर करके बहुत अच्छा है तरीके से खेलने लग गया था, मगर वो सब धरा का धरा रह गया। अल्कोहलिज्म आ गया था। अल्कोहलिज्म सिर्फ अल्कोहल नहीं है, और करके ये अनुभवों का संग्रह जो हमारे बेसिक टेक्स्ट में है, उसके ऊपर अपने अनुभवों को जाने के पहले जो एक बात हो रही थी कि आज का तो आखिरी दिन है, शायद यहाँ पर बहुत सारे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, यार इसके आगे क्या। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अंत है, वहीं पे एक शुरुआत है। और वो शुरुआत तो हमारे इस कृपा ग्रुप ने पहले ही हमारे अनाउंसमेंट के दौरान कर दी है। Our next function is to grow in understanding and effectiveness. पहली लाइन ऊपर में, हमारा अगला कार्यक्रम ये आपस में एक तालमेल बिठाना, एक समन्वयता लाना, एक लयबद्धता लाना, एक आपस में एक समझदारी लाना, और एक इस प्रकार का इफेक्टिवनेस लाना, सक्रियता लाना, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कमरों में आया हुआ हर व्यक्ति यहाँ से जुड़ जाए, यहाँ बिलोंग हो जाए, उसको एक बिलोंगिंग का फीलिंग आए, वो समा जाए, वो पूर्णतः एक रूप हो जाए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस वातावरण में। एक यूफोरिक, एक आह्लाद उसे प्राप्त हो। क्या बात है। और करके ही मेरे उन सभी पहले के, जो मेरे पहले 13 दिन तक ये मेहनत करते आए, आप लोगों के सामने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन बिग बुक के द्वारा वो संदेश देने का कोशिश किया। मेरे सब उन साथियों ने, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल ही विजन फॉर यू में अगर हम आखिरी, अगर ये 164 पन्नों का, हम अगर ये सोचते हैं कि ये 164 पन्नों में मेरी रिकवरी है, तो यह रिकवरी का पूरा विश्लेषण है। बात तो सही है, लेकिन मेरे समान व्यक्ति इन पन्नों को पलटे पलटे बार बार क्यों कहता है कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं एक पन्ना पढ़ता हूँ, 2 पन्ने पढ़ता हूँ, बाद में आगे जा ही नहीं पाता। मुझे याद आता है हमारे ओल्ड टाइमर अनिल डी, जो हमारे विदर्भ में, जिनका बड़ा योगदान था अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे नागपुर के समूह शुरू होने में, चंद्रपुर, नागपुर, गोंदिया,
जलगांव, बहुत जगह उन्होंने बहुत जबरदस्त योगदान दिया। वो मुझे कहते थे, अश्विन तू बोलता बड़ा अच्छा है, तू पढ़ता बहुत है, तू अभ्यास भी करता है, मगर तू बिग बुक में बिटवीन द लाइन्स जा, दो लाइन के बीच में जा अश्विन। ये हमारा पिछला जो 13 दिन का ये सिलसिला चालू है, इसमें भी कई भाइयों ने इस बात को उजागर किया कि प्रीफेस से लेके, शुरू से लेके बिल्कुल इस बात को पढ़ो। मैं क्या मिस कर गया? क्योंकि कई सारे भाई जानते हैं कि 17 फरवरी 1988 को मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग की, और लगातार ये सात्विक जीवन 28 अप्रैल 2008 से मेरा जो चालू है, वो 20 साल का पीरियड अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में होते हुए भी मैं ना तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में था, ना अपने जीवन में था। क्या कारण था? बिलोंगिंग। और बिलोंगिंग तभी आता है जब आइडेंटिफिकेशन आता है, डीप विद इन ये आइडेंटिफाई हो जाता है, हाँ यार सही में आई एम नॉट अ बैड मैन, आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ सिक मैन, आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम ड्रिंकिंग का है, बीमारी का नहीं है। बीमारी ये मेरे को बताई गई है, मेरा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो है वो बीमारी है। और ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो है उसके लिए मुझे बोला गया कि डू यू हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट माय प्रॉब्लम। और ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बार 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 मैं शराब की तरफ क्यों जा रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, मेरा चित्त शांत क्यों नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू रिलेट माई सेल्फ विथ अदर्स। और इसलिए प्रीफेस में कहा वो वाक्य जो बार बार हर प्रीफेस में, फर्स्ट एडिशन से लेके तो फोर्थ एडिशन तक काफी सारे प्रीफेस में एडिशंस हुए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन जैसे जैसे आई, मगर ये वाक्य कायम रहा। और वो वाक्य मुझे कुछ और बता जाता है, और इसलिए वो प्रीफेस का वो वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा। वो वाक्य कहता है, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, अगर पीना ये आपकी समस्या है, वी होप दैट यू मे पॉज, तो आप शायद थोड़े देर के लिए रुक जाओगे इन रीडिंग वन ऑफ द 42 पर्सनल स्टोरीज। भाई ये तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में सुन रहा हूँ ना, ये शेयरिंग सुन रहा हूँ, फिर ये स्टोरीज क्यों? 42 पर्सनल स्टोरीज। एंड थिंक, क्या थिंकिंग आएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार का प्रोसेस मेरे साथ में होगा विचारों का। यस, दैट हैपन टू मी, हाँ ये मेरे साथ में हुआ। और मोर इम्पोर्टेंट, यस आई फेल्ट लाइक दैट, हाँ मुझे भी इसी प्रकार की फीलिंग आई, संवेदना आई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी। द चेंज ऑफ बिलीफ, जो बिलीफ मेरा ए मीटिंग्स में होके भी नहीं आया, मुझे बिलोंगिंग नहीं आया, मैं एक रूप नहीं हो पाया,
क्योंकि आई कुड नॉट रिलेट माई सेल्फ, आई वॉज डिफरेंट। तो ये जो बिलीफ है, ये जो मान्यता है कि दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी, ये स्टोरीज के द्वारा क्यों आ सकता है? हम बोलते हैं कि वी शेयर आवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। हम पहले कैसे थे, हमारे साथ में क्या हुआ और आज हम कैसे हैं, बट डू वी रियली कैरी दैट होप? जो ये स्टोरीज में आता है कि हम अगर शुरू से जाते हैं, क्लासिक एग्जांपल बिल डब्ल्यू, जो शुरू से ही उसके जिंदगी में शराब उसके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आई है, और अभी डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर में, डॉक्टर बॉब भी अपने जीवन के शुरू के कार्य, जीवन में ही, बचपन में ही उसका, उनका शराब से किस प्रकार से क्या रिलेशन था, किस प्रकार उनके जिंदगी में शराब थी। एक तरफ जिंदगी की बातें, बचपने की बातें, बड़े होने की बातें, पलने बढ़ने की बातें, और एक तरफ वो मानसिकता की बातें, मन की बातें, वो धारणाएं बनने की बातें, वो बिलीफ्स बनने की बातें, वो मन तैयार होने की बातें, मन में कुछ बातें बस जाने की जो बात थी, वो बातें आप इन स्टोरीज में पढ़ोगे। अगर इन स्टोरीज को मैं समझना चाहता हूं, तो मुझे बताया गया, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कहा कि अश्विन, तू अगर सोचेगा कि बिल डब्ल्यू या डॉक्टर बॉब ये प्रोफेशनली कुछ तो भी अलग थे, उनका जन्म तो कई सालों पहले हुआ, वो तो अमेरिका में थे, तो तू रिलेट नहीं कर पाएगा। मगर तू अगर पढ़ेगा कि उनकी सोच किस प्रकार बनी, उनकी मानसिकता किस प्रकार से थी, उनका सोचना किस प्रकार था, उनके जीवन में शराब किस प्रकार आई और वो शराब किस प्रकार बढ़ते गई, और उनकी नैतिकता और नीतिमत्ता किस प्रकार उससे नीचे जाते गए, और कहां पर आकर वो पूर्णतः वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी में आए, और किस प्रकार उन्होंने इस सॉल्यूशन को अपने जीवन में वापरा, द 12 स्टेप ऑफ रिकवरी। और उसके बाद में एक अद्भुत ऐसा उनका जीवन, और करके आज के डॉक्टर बॉब का जो दिव्य स्वप्न है, उसके पहले वो आखिरी लाइन जो विजन फॉर यू की है, जो बिल डब्ल्यू आखिरी में लिखता है कि वो तो चाहता है कि वी शुड ऑल वॉक हैप्पीली, जॉयसली एंड फ्रीली ऑन द ब्रॉड हाईवे ऑफ द स्पिरिट। हम बिना संघर्ष के, संघर्ष विरहित जीवन, एक फ्रीडम वाला जीवन हम सब लोग जी पाए, और इसीलिए ये धरोहर का निर्माण किया गया है। वो चाहत उसका जब बेड पर से, वो डेथ बेड पर से, जहां पे पूर्णतः इस बात की सिद्धता आ गई थी कि जीना अभी संभव ही नहीं है, वहां से जब वो मिराकुलस कमबैक है लाइफ में, वहां से बिल के मन में वही ख्याल है कि जो मुझे प्राप्त हुआ वो अन्य शराबियों तक कैसे जाए, और अपने आप को बनाए रखने के लिए, और इसी मानसिक अवस्था को बनाए रखने के लिए, जो मानसिक अवस्था सुधार के प्रक्रिया में जाता है, अच्छाई की तरफ जाता है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में जाता है, जो भी आप समझो, उसको बनाए रखने के लिए बिल वांटेड अनदर अल्कोहलिक इन हिज लाइफ, दूसरे शराबी की आवश्यकता थी। और हम पढ़ते आए, अभी के थॉट्स भी रिसेंटली यही आए कि ये तो डिवाइन प्रोविडेंस था, ये तो ईश्वर की एक देन थी, एक व्यवस्था थी, एक डेस्टिन था कि he was going to be a co-founder of Alcoholics Anonymous, and Dr. Bob will be his partner in that. और बिल बोलता है कि Alcoholics Anonymous will be founded again and again, the history will be repeated when two alcoholics will come together
God will be always there, and Alcoholics Anonymous will be founded again and again. ये पुनर्निर्मिति की बात है, पुनर्निर्मिति की योजना है। और निर्माता ने वो पुनर्निर्मिति सिर्फ जीवन की ही नहीं दी, उन सब बातों की दी जो एक अच्छाई की तरफ लेके जाती है, अच्छे इंसानियत की तरफ लेके जाती है, अच्छा इंसान होने की तरफ लेके जाती है। और करके ये डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइपर्स, ये बाद में आए हुए बहुत सारे ए कम्स ऑफ एज, ये सब का संकलन है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस। मगर बेसिक टेक्स्ट जहां पर पूरी क्रिया पद्धति दी है, जिसकी स्टोरीज करके जो हमारे बिग बुक में आई है, जिसे मैंने कहा कि मैं स्टोरीज नहीं बोलूंगा, इनको आत्मकथन बोलूंगा, आत्म अनुभव बोलूंगा। और ये वहां से शुरू होती है जहां पर ये 164 पेज में का ये आखिरी वाक्य खत्म होता है, जहां बिल बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू अंटिल देन। ओ भगवान की कृपा हो तुम्हारे ऊपर, उसकी आशीष तुमको प्राप्त हो और तुम जीवित रहो इस पूरी धरोहर को अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपने जिंदगी में इसको उतारने के लिए। क्योंकि ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जब वो आखिरी सांसों में कहीं पे तो भी अटका हुआ है और उसको एक डेथ बेड से एक आशा का किरण मिलता है। द टीचर विल अपीयर, अगर उसके जीवन में वो टीचर आ गया, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। और करके एक जवाबदेही, एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस ए सदस्य बड़े शिद्दत से लेता है कि ऐसा कहीं पे भी आवाज आता है तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये मजबूत हाथ जो ईश्वर का है वो उस तक पहुंचे। ये पर्सनल स्टोरीज जहां चालू होती है वहां पे ये बोला गया है, हाउ 42 अल्कोहलिक्स रिकवर्ड फ्रॉम देयर मेलोडी, द स्पिरिचुअल मेलोडी। वो आत्मिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी जिसको शुरू में बोला गया है, वी आर few hundred alcoholics who have recovered from seemingly utterly hopeless condition of mind and body। क्या इंट्रोडक्शन है, जबरदस्त इंट्रोडक्शन है। वो ये बोलते हैं कि शुरू से ही टू शो अदर अल्कोहलिक्स प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड। हमारा काम प्रिसीजन का है, पर एकदम एकदम हमने सब निचोड़ निकाला है, हमने अनुभवों का परिपाक किया है, इसको एकत्रित किया है सबने मिलके, कोई भी लूपहोल नहीं रखा है। मेन पर्पस ऑफ दिस बुक, फॉर देम वी होप these pages will prove so convincing that no further authentication, किसी दूसरे प्रकार का स्टैंप नहीं लगेगा। आप कन्विंस हो जाओगे पूर्णतः कि यही है यार, यही है, यही मेरे को जीवन, मेरा जीवन वापस दे सकता है, जीवन में फिर से मैं वापस आके एक जीवन जी सकता हूँ। और यहाँ पर वो इस पर्सनल स्टोरीज को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, रिकवर्ड फ्रॉम देयर मेलोडी, beginning with the story of Dr. Bob, a co-founder of AA. There are here presented three groups of personal stories। देखो कितना कितना विजन था, कितना सोच थी कि आगे आने वाले शराबी अलग अलग
इससे आएंगे, अलग अलग स्टेजेस से आएंगे, बहुत सारा इसके ऊपर बात हो गई है। डॉक्टर्स ओपिनियन, द चैप्टर टू दी वाइव्स, उसमें किस प्रकार से शराब के संपर्क में आने वाले लोग हैं और उनका क्या विश्लेषण है, वो सब बातें हो गई है। मगर आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमको समझ में आने के लिए, मेरे को बिलोंगिंग आने के लिए, ये स्टोरीज का 3 भागों में इसका विभाजन किया गया। ये 3 भाग क्या थे? पायनियर, अग्रसर, मूल अनुसंधान करता, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वो 10 लोग, उनका पहला ग्रुप। दिस ग्रुप, द पायनियर ऑफ ए, this group of 10 stories shows that sobriety in A can be lasting, permanent, क्योंकि ये 10 लोग अब दुनिया में नहीं है, और जहां से वो सोबर हुए वहां से उनके मृत्यु तक उनको दोबारा शराब पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। So this tells me that sobriety is permanent. यानी आज जो मैं कहता हूं कि टुडे आई विल नॉट टेक दैट फर्स्ट ड्रिंक, उसके साथ में एक निर्धार भी है, नॉट टुडे एंड नेवर अगेन टुमारो ऑल्सो। दूसरा जो पोर्शन दिया गया है, दे स्टॉप्ड इन टाइम, समय रहते उन्होंने अपने शराबखोरी को बंद किया। भाई लोग, जो नए भाई लोग हैं, जहां पे ये आप सुनते हो कि रेज योर बॉटम, नॉट येट एज एट, आपको आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आपको स्टोरीज मिल सकती है। मेरा उतना नहीं हुआ जैसा मैं सोचता था, मेरा तो काम धंधा है, बीवी है, सब कुछ है। तो भाई लोग, अगर आप शुरू से ही इन बातों को पढ़ेंगे तो जो हम पूरे अंधेरे में चले गया था, मेरे समान व्यक्ति पूरा, जहाँ पर कोई आशा ही खत्म हो गई, सब व्यवस्था ही खत्म हो गई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं रही, जिंदगी में वापस आने की कोई संभावना ही नहीं रही, वहां से मेरे समान व्यक्ति इस धरोहर के कारण आज जीवित है। तो आप तो मेरे से पहले आए हैं। और तीसरा पोर्शन है, दे लॉस्ट नियरली ऑल, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा जो सोचता है, जो सोच रहा है कि अभी उसके पास में कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं हो सकता, those who believe that drinking to be hopeless may again find hope। ये आशा है, बगैर आप पन्ने नहीं खोलोगे, उसको अपने खुद के स्वरूप को देखने की कोशिश नहीं करोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। जब तक जीने की आशा, और सिर्फ जीना नहीं, आनंद के साथ में हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ की आशा, एक उपयोगिता की आशा, जो निरुपयोगिता हो गई थी, जो निष्क्रियता आ गई थी, जो भावनिक उद्रेक आ गया था, जो रिश्ते नाते टूट गए थे, जो दुखी कष्टी जीवन हो गया था, जहां पर मेरा कोई उपयोग हो सकेगा, मैं कभी किसी के काम में आ सकूंगा, ये बातें ही निकल गई थी। वहां पर ये आशा जब आती है, तभी मैं आगे के कार्य के लिए तैयार हो सकता हूं। तो ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये वो ज्योत है जो प्रज्वलित कर सकती है, जो चेतना भर सकती है, जो चैतन्य ला सकती है, जो मेरे जीवन में दोबारा से एक आशा उत्पन्न कर सकती है, एक अफर्मेशन ला सकती है, एक सिद्धता ला सकती है। और ये पार्ट 1 जो है, पायनियर ऑफ ए, उनमें की पहली हमारी स्टोरी है डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर। डॉक्टर बॉब और उनके 9 साथी, मैन एंड वुमन, स्त्री और पुरुष, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पर बताया है, वो हमारे शुरुआत के पायनियर डेज के, जहां पर ये सिद्धता आती गई, जहां पर ये
मन में उनके विचार आने लग गया कि यार ये तो हमको एक खजीना मिल गया है, ये असंभव एक प्रक्रिया हो गई है। जहां पे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, वहां पर अब इस बात की सिद्धता आ रही है कि दिस वर्क्स, ये काम करता है। वो सब अभी इस दुनिया में नहीं है। नेचुरल कॉजेस से उनका देहांत हो गया, मगर उस वक्त तक उन्होंने अपने सात्विकता को पूर्णतः बनाए रखा। आज उन्हीं के समान कई हजारों लोग हैं जो निरंतर सात्विक जीवन जी रहे हैं, और सात्विक जीवन जीते जीते उनका देहांत हो गया, मगर उनकी सात्विकता बरकरार रही। आज हमारे बीच में भी कई सारे भाई हैं जो 25 साल पूरे कर चुके हैं, जो 50 साल पूरे कर चुके हैं। विली डी जी है, थॉमस जी है, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो 50 साल पूरे करके आज भी इस बात की सिद्धता दे रहे हैं कि सोब्राइटी इज परमानेंट। कोई रिलैप्स नहीं, किसी प्रकार का दोबारा शराब के तरफ जाने का कोई औचित्य नहीं। वो सब रास्ते बंद, और नया रास्ते की एक नए खोज की, नए सफर की एक तैयारी, और वो सुहावना सफर जहां पर बहुत सारा आनंद है। ये सब पायोनियर्स है जिनकी स्टोरीज यहाँ पे आई है। हमारे डॉक्टर बॉब को इंट्रोड्यूस करते हुए, उनके बारे में बताते हुए हम जानते हैं कुछ बातें, मगर जब मैं हर वक्त बिग बुक खोलता हूँ तो मैं एक सेट असाइड प्रार्थना बोलता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो भी मैं तेरे बारे में जानता हूँ ऐसा मैं समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि मैं अपने बारे में जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि मैं अपने आजू बाजू के लोगों के बारे में जानता हूँ, ए के बारे में जानता हूँ, मेरे रिकवरी के बारे में जानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, या इन ए के सभासदों के बारे में जानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। उस सबको बाजू में करके मुझे एक नए अनुभव के लिए तू मदद कर। हर वक्त एक नया अनुभव, एक नई शिद्दत, एक नए तरीके से एक जागृति, एक चेतना, एक चैतन्य। इन कहानियों में आप स्टोरीज बोलो, आत्मकथन बोलो, अपने खुद के स्वरूप का प्रतिबिंब बोलो, इसमें मुझे प्राप्त होता है। डॉक्टर बॉब्स नाइटमेयर, दुस्वप्न, a co-founder of Alcoholics Anonymous, सह संस्थापक, जहां से हमारे इस सोहबत का, इस संगत का, इस फेलोशिप का, इस सोसाइटी का, जो भी आप इसे कहो, उगम हुआ, जन्म हुआ, जहां पे एक परमानेंट सोबराइटी, एवर लास्टिंग, जून 10, 1935 को डॉक्टर बॉब को प्राप्त हुई। वहां से ये हुई जब तक उनका 1950s में डेथ नहीं हुई। और अद्भुत है आगे जो है, सिर्फ सात्विकता नहीं, सात्विक जीवन नहीं, शराब की दूरी नहीं, बल्कि एक हायर पर्पस जिंदगी में, अपने जिंदगी को तो सुचारू रूप से जीना, आनंद से जीना, फिर से एक उपयोगिता पाना, अपने रिश्ते नाते संबंधों में मधुरता आना, उस बात के साथ साथ एक सर्वोत्तम, अति उत्तम, जो हम हमेशा बोलते हैं कि टुगेदर वी कैन, हम सब मिलके जो करते हैं। और डॉक्टर बॉब ने क्या किया? Till his death, he carried the AA message to more than 5,000 alcoholics. मैसेज कैरी करना है, वो
हमारे प्राइमरी पर्पस में आता है, और प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक टू अचीव सोब्राइटी. द 12 step work to take him from that utterly hopeless condition of mind and body to recovery from that condition of mind and body. And to all those, he gave his medical services without thought of charge. Selfless love, जो हम हमेशा बोलते हैं कि इस फेलोशिप में हमें क्या मिलता है, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट, एक ऐसी धरोहर जहां पर किसी प्रकार की कोई अपेक्षा मेरे साथ में जो जुड़ता है वो करता ही नहीं है. आगे वो बोलता है, इन दिस प्रोडिजी ऑफ सर्विस, अद्भुत, अ पर्सन, एक एक व्यक्ति, एक व्यक्तिमत्व जो पूर्णतः एक व्यक्तिमत्व की समस्या थी, वो ही व्यक्ति जिसका हमारे बहुत सारे हितचिंतक इस वजह से, अभी हमारे एक क्लास ट्रस्टी हमारे साथ में थे, उन्होंने डॉक्टर्स ओपिनियन पे अपने अनुभव रखे थे. वो हमारे हितचिंतक डॉक्टर आशीष देशपांडे से लेके तो कई सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में उन बीमार व्यक्तियों को बोलते हैं कि आप यहां जाओ. और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ डॉक्टर्स ओपिनियन में वही तो बात बोलता है कि आप इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं, ये बिना स्वार्थ के अपने जिंदगी से जो इन्होंने सीख ली है, जो परिवर्तन पाया है, वो आपके साथ में निस्वार्थ बांटना चाहते हैं. इनमें इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है. दे हैव मिरेकुलसली चेंज, जिसकी बहुत जगह पे ये आता है कि ये एक क्रांतिकारी बात थी, एक स्वतंत्रता की, एक गुलामगिरी से बाहर आने की बात थी. और इसीलिए ये डॉक्टर्स एक अलग मायना रखते हैं. और डॉक्टर बॉब तो वो व्यक्तिमत्व था एक्सेप्शनल, अद्भुत, अद्भुत. ऐसी क्वालिटीज से हम भरे पड़े हैं, हम सिर्फ पहचान नहीं पाए अपने उपयोगिता को, क्षमता को, योग्यता को. अगर आज हम इस कार्यक्रम के द्वारा समझते हैं तो एक एक व्यक्ति तक एक आशा की ज्योत लेके जाना और उसके विश्वास को जितना, एक शराबी के विश्वास को प्राप्त करना, उसको अपना बनाना और उसको इस धरोहर से जोड़कर उसको इस धरोहर को अपनाने के लिए मदद करना, और इस धरोहर के द्वारा वो अपने जिंदगी को पा सके, अपने शक्ति के स्रोत को पा सके, इसके लिए उसकी भरसक मदद करना, इससे बढ़कर सुकून देने वाली, शांति देने वाली, आनंद देने वाली दूसरी कोई बात नहीं है. और उसके साथ में थे सिस्टर इग्नेशिया, सेंट थॉमस हॉस्पिटल एक्रोन में. उन्होंने ये कार्य अपने मरते दम तक किया. उनकी ये कहानी है, उनका ये अपने जिंदगी का ब्यौरा है, जहां पर बचपन में उनकी मानसिकता किस प्रकार बनी, उसकी धारणाएं कैसी बनी उनकी, उन्होंने अपना मन किस प्रकार बना लिया, किस प्रकार वो प्रिजुडाइज हुए, किस प्रकार उनके बिलीफ्स बने, उन्हीं बिलीफ्स में उन्होंने वो दुस्वप्न में से कैसे गुजरे, और फाइनली वो लाइट कहाँ पे आया, वो आशा कहाँ पर आई, वो चेंज कहाँ पर आया, और किस प्रकार उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया जो एक अद्भुत कार्य था. तो वो बोलते हैं कि मेरा जन्म, हम इससे रिलेट करें
कि बचपन में किस प्रकार से हम आकर्षित हुए या हमारे दिलो दिमाग में कहीं पे तो भी शराब ने एक जगह बना ली, उन सब चीजों के बावजूद जो हमारे संस्कारों में थी, हमारी मान्यताओं में थी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे घर वालों ने एक व्यवस्था के द्वारा हमें शिक्षित करने का या मुझे एक सही राह पर ले जाने का जो भी प्रयत्न किया, जो भी व्यवस्था की, उससे मैंने कहाँ बंडखोरी की, कहाँ डिफायंस किया, कैसा मैं रिबेल हुआ, किस प्रकार मैं उससे उससे मैंने पीठ फोड़ दी और मैं भटक गया। और वो भटकना यानी जिंदगी से बाहर होने तक, जिंदगी में वापस आने की कोई संभावना नहीं रही, वहां तक चले जाना। वो बोलते हैं कि मैं न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में था जिसकी संख्या करीबन 7,000 की थी। वहां की नैतिकता थी, वहां पे एक नीतिमत्ता थी, वहां पे एक मॉरल था। सभी लोग इस बात से पूर्णतः सतर्क थे कि कोई भी बुराई इस गांव में न आए, और बुराई का स्रोत अगर कहीं से आता है तो वही बात हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं, बॉब साहब बोलते हैं कि हर बुराई का उगम शराब में है। हर दुख का, हर पीड़ा का, हर बीमारी का मेरे समान व्यक्ति के जीवन में जो हुई, उसका कारण ये शराब थी। तो वो रिकॉल करते हैं, वो याद करते हैं कि वहां पे एक नैतिकता थी, नीतिमत्ता थी, जो ये अनेक 7,000 अनेक सोल्स थे, आत्माएं थी। वो जो जीवन था वहां का, वो नैतिकता से भरपूर था। और ये नैतिकता फार अबव एवरेज थी, सर्वसाधारणता से ये ऊपर थी। यहाँ पर किसी प्रकार से शराब पर, शराब बेचने पर या उसका सेवन करने पर प्रतिबंध था। सरकारी जो कुछ जगह थी वहां पे शराब बेची जाती थी, मगर वहां पे भी जब तक शराब खरीदने वाला बेचने वाले को यह सिद्धता न देते कि उसको कितनी बड़ी आवश्यकता है शराब की, तब तक उसको शराब नहीं मिलती थी, खाली हाथ आना पड़ता था। जो लोग बाहर से, इधर उधर से, आजू बाजू से शराब लेकर आते थे, बॉस्टन से, न्यूयॉर्क से, उनको बड़े विचित्र नजर से देखा जाता था। उनको ये समझा जाता था कि ये लोग क्या है, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे है भरपूर सत्पुरुषों से ये पूरा गांव बसा हुआ था। इस गांव में बहुत सारे पूजा के स्थान थे, स्कूल्स थे, जहां पर इनका वो प्राइमरी एजुकेशन, शुरुआती का स्कूलिंग हुआ, एजुकेशन हुआ। वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और पहले के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी एक प्रोफेशनल थे। उसकी ज्यादा जानकारी आपको अगर जब उत्सुकता आती है तो बहुत सारी मिल सकती है। बहुत उनमें क्षमता थी, योग्यता थी। उसके पिताजी और माताजी उनके, उन्होंने कहा है कि बड़े एक्टिवली इन सब कार्यक्रमों में, वो चर्चेस में, वो देवस्थानों में, वो धार्मिक विधियों में, वो रिचुअल्स में सहभाग लेते थे। और दोनों एवरेज से ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत होशियार थे,
बहुत समझदार थे, बहुत उनमें बहुत ज्यादा एक अच्छा मॉरल था, नैतिकता थी, नीतिमत्ता थी। वो बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली मेरी ये बदकिस्मती थी कि मैं अकेला था माँ बाप का, और माँ बाप का अकेला होने के कारण मेरे ऊपर ज्यादा ज्यादा जोर जबरदस्ती या ज्यादा प्रकार से बंधन, या मेरे ऊपर ज्यादा प्रकार से एक प्रकार से हर हमेशा एक पाबंदियां आती थी, और मुझे इन धर्म स्थलों पर, चर्चेस पर प्रार्थनाओं के लिए बार बार जाना पड़ता था। और मेरा मन मेरे को बोलता था कि ये सब बेकार है, मैं जैसे ही अपने पिताजी के चुंगल से निकल जाऊंगा, यानी आजाद हो जाऊंगा, मैं इस देखरेख में से निकल जाऊंगा, जो देखरेख के कारण कुछ पाबंदियां उनके ऊपर थी, उस देखरेख में से निकल जाने के बाद में फ्रीडम मिलते ही मैं कभी दोबारा इन चर्चेस में नहीं जाऊंगा, इनका कदम नहीं देखूंगा, यहाँ पे कभी नहीं जाऊंगा। जो उन्होंने करीबन 40 साल तक जिसका पालन किया, ये मान्यता बचपन में आ गई, जिसका पालन उन्होंने 40 साल तक किया, सिर्फ कभी तो भी बिल्कुल बहुत आवश्यक होने पर ही वो उन विधियों में गए, वो रिचुअल्स में गए, उस प्रकार के प्रार्थना स्थलों पर गए, अन्यथा उन्होंने अपने जिंदगी से उसको बेदखल कर दिया। उनको लगता था कि ये डोमिनेशन है, हमारे भाई कुछ अलग प्रकार से भी इसको अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। जैसा मैं घर में छोटा था और मुझे लगता था कि मैं निग्लेक्टेड हूँ, मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जितना ध्यान मेरे बड़े लोगों को मिला, मेरे से बड़े भाइयों को मिला, और करके मेरे भाइयों को जो मिला वो मैं पाना चाहता था, और जो मुझे दिया जा रहा था वो मैं लेने को तैयार नहीं था। एक रिजोल्यूशन कहीं पे तो भी बचपन में जो तैयार हो गया था, वो बताते हैं कि मेरे मन में ये रिजोल्यूशन मैंने तैयार कर दिया था कि जैसे ही बचपन से मैं प्रौढ़ावस्था में जाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मेरे को फ्रीडम मिलेगा, मैं इस बंधन में से मुक्त होऊंगा, ये माँ बाप का जो वर्चस्व मेरे ऊपर है उससे मैं आजादी पाऊंगा, वैसे ही मैं इन सब बातों से अपने आप को दूर रखूंगा। हाई स्कूल के बाद में 4 साल तक एक वहां के एक बेस्ट स्कूल में, कंट्री स्कूल में, उनका एजुकेशन हुआ, जहां पर पीना, ड्रिंकिंग एक मेजर इवेंट था, सब लोग उसमें थे। एक बचपना ऐसी जगह गया जहां पर शराब पर पाबंदी थी, और जैसे ही युवा अवस्था में आए वहां पर एक ऐसी जगह पर वो आए जहां पर खुलापन था, आजादी थी, शराब की रेलचेल थी, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, पढ़ाई के अलावा अगर दूसरा कुछ है तो पीना, खाना, मौज करना। और ज्यादातर सभी लोग यही करते हुए दिखाई देते थे। और वो कहते हैं कि ये मुझे करने में आनंद आने लगा। इसमें किसी प्रकार का मुझे कभी दुख नहीं हुआ, पीड़ा नहीं आई, शारीरिक या फाइनेंशियल कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई। मैं तो उल्टा दूसरे लोगों के अपेक्षा सवेरे बिल्कुल फ्रेश होके उठ जाता था, जो हैंगओवर्स में उठते थे, जो तकलीफ में जाते थे, जो शायद शापित थे, शायद ब्लेस्ड थे,
कि उनको वो पीड़ा होती थी और मुझे कोई पीड़ा ही नहीं होती थी। कभी मुझे सर दर्द नहीं हुआ, कभी मुझे सवेरे हैंगओवर नहीं आया, उल्टी नहीं हुई, कभी मेरे जिंदगी में ये इस प्रकार से मुझे तकलीफ उस वक्त नहीं हुई। इस वक्त उनकी मानसिकता किस प्रकार थी, सोच किस प्रकार थी, वो लिखते हैं कि वो वो सेंटर थी, वो फोकस थी इस बात पर कि मैं दूसरों किसी का विचार किए बगैर उनके अधिकार क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उनके प्रिविलेजेस क्या है, उन सब का विचार किए बगैर, दूसरे किसी का कोई भी ख्याल किए बगैर मैं अपनी मनमानी करने पे तुल गया था। मैं अपनी मनमानी चलाता था, मैं अपने मन के मुताबिक ही जाता था। और ये प्रिडोमिनेंट था, ये वर्चस्व इसका आ गया था कि मैं अपने ही मन से, अपने ही इच्छाओं से, अपने मन के मुताबिक ही अपने जिंदगी में प्रिडोमिनेंटली ये बातें कर रहा था। मैं, वो बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएट हो गया, सुमा कम लाउडे। ये इस प्रकार, एक प्रकार से अपने साथ में जो पीने वाले हैं उनमें मैं अग्रस्थान पर आ गया, अग्रिम हो गया, एक मान्यवर हो गया। तेरे को अच्छा जमता है यार, तू तो यानी टाकी है। हम, मेरे जिंदगी में ये बातें बोलते थे लोग। और ये बात वो अपने इसमें लिखते हैं कि ये जो पीने वालों की मेरी फैटर्निटी थी, इनमें मैं अग्रिम स्थान पे था। मगर मेरे जो डीन थे, मेरे जो शिक्षा के लोग थे, उनके नजरों में मैं कहीं पे भी नहीं था। इसके बाद में के 3 साल उन्होंने बॉस्टन में, शिकागो में, मॉन्ट्रियल में एक काम किया। वो रेलवे सप्लाईज, गैस इंजिन ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के हैवी हार्डवेयर। और इस वक्त वो अपने जेब को जिस प्रकार से भी संभव था उस प्रकार से शराब पीते रहे, ये वो अपने अनुभव में कह रहे हैं। मगर इस वक्त भी कोई बहुत बड़ी उनको हानि नहीं पहुंची, पेनाल्टी नहीं गिरी। मगर यहाँ पर कहीं पे तो भी ये शुरुआत हो गई थी कि मॉर्निंग जिटर्स, वो सवेरे सवेरे एक अस्वस्थता आना, एक प्रकार का मेरे अंदर में कहीं पे तो भी एक घबराहट तैयार हो जाना। और इस पूरे 3 सालों में उन्होंने सिर्फ एक आधे दिन का ही काम उनके हाथ से मिस हुआ। वो रेगुलर थे, कामों पे थे, पीना जारी था, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन अब सवेरे सवेरे हाउ द प्रोग्रेशन इज देयर। अगर हम पीना कैसे चालू हुआ, सोचना कैसा था, मन में विचार कैसे हुए, वो मन कैसा बना लिया, और बाद में वो जिटर्स कैसे हुए, तो हमारे को हमारा प्रतिबिंब दिखेगा। मेरा नेक्स्ट जो चाल थी, मुंह थी, वो थी, मैंने औषधि शास्त्रों को पढ़ना, मेडिसिन को पढ़ना, और एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में
हमारे उस कंट्री के, मैंने इसके लिए एडमिशन लिया। उसमें वो गए जहाँ पे उनका ड्रिंकिंग ये ज्यादा, उसके तरफ आकर्षित हुए, उनका ड्रिंकिंग बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुए। जितना वो पहले थे उससे ज्यादा खिंचाव उनको पीने की तरफ आया। और वो बोलते हैं कि मैं तो बियर तो इस प्रकार पीता था, अट्टल बेवड़ा हम बोलते ना, असल बेवड़ा, कि आने दो वाली बात, कि इस प्रकार मेरा पीना था बियर का कि मैं बहुत जल्द ही एक लीडिंग स्पिरिट था। यानी मेरे को ये बोलते थे यार ये है, ये पीने वाला है, ये यही पी सकता है, हम तो साला कुछ नहीं है इसके सामने। कई इस बार मैं, वो बोलते हैं कि कई बार मैं क्लासरूम तक गया, क्लासेस तक गया पूरी तैयारी के साथ में, और वहां से लौट गया, अंदर नहीं जा पाया, घबराहट आई, मेरे अंदर में डर पैदा हुआ, जिटर्स आए, अस्वस्थता आई, और मैं ये हिम्मत नहीं कर पाया कि वो क्लासरूम में जाके बैठूं। इतना डर था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे कुछ पूछा गया, मुझे कुछ बोलना पड़ा, तो मैं कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा। और ये बैड से वर्स्ट होते गया। ये बुरा था, बुरे से और बुरा और बुरा और बुरा और बुरे की तरफ बढ़ते गया। अब मेरा पीना ये कई घंटों का हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया। उनके मन में ये बात आई कि अगर मेरा पीना इस प्रकार से जारी रहा तो मैं अपने इस कोर्स को, मेडिकल, ये मेडिसिन का जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, इसको मैं पूरा नहीं कर सकूंगा करके वो बोलते हैं कि मैंने अपने सब सामान को बांधा, और मैंने ये सोचा कि ये नहीं होगा मेरे से, छोड़ देना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से। और मैं निकल गया और अपने एक दोस्त के फार्म हाउस में जाके मैंने आश्रय ले लिया। और वहां पे जब मेरे सर पर का वो भूत उतर गया शराब का, तब मुझे पछतावा आया और मैं वापस गया। और वापस मैंने ज्वाइन होना चाहा उस अभ्यास के इसमें क्षेत्र में। जब मेरे वहाँ के जो शिक्षक थे या टीचर्स थे या वो एजुकेशन देने वाले लोग थे, उनके विचार तो बदल गए थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। और मैं करना चाहता था, और वो उसके अगेंस्ट में थे। बहुत सारा कन्फ्रंटेशन के बाद में, बहुत सारे उनके साथ में चर्चा करने के बाद में, वाद विवाद करने के बाद में, उन्होंने फाइनली उन्होंने उनको एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए इजाजत दी। और वो कहते हैं कि मैं बहुत क्रेडिटेबली, बहुत अच्छे से उन परीक्षाओं में पास हुआ। मगर वो फैटर्निटी के वो वहाँ के लोग उस प्रकार मानते नहीं थे। वो मेरा, मुझे वो क्रेडेंशियल्स देने को तैयार नहीं थे। वहां पे भी बड़े मुश्किल से जब उनसे मैंने बातचीत की, तब वो क्रेडेंशियल मेरे को देने में आए। और मैं वहां से बाहर आकर एक लीडिंग यूनिवर्सिटी में एक जूनियर के तौर पर मैंने काम पाया, जगह बनाई।
यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब मैं जूनियर करके ये काम पे आया तो मेरा ड्रिंकिंग वर्स हो गया, बहुत बेकार हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। ये जबरदस्त प्रोग्रेशन की बात किस प्रकार है। तब एक व्यवस्था है कि वहां के जो उनके साथी थे उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया, उनके पिताजी आए बड़े दूर से उसको ठीक करने के लिए, उनको सीधा करने के लिए, जो वो कर नहीं पाए। इनका पीना जारी ही रहा। तो ऐसी सब व्यवस्था है जो मेरे और शराब के बीच में आती है, वो कैसी काम नहीं करती। वो सब व्यवस्थाएं कैसे है नामोहरम हो जाती है। वही बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और फाइनल एग्जाम्स के वक्त वो कहते हैं कि एक सीनियर्स प्री में थे, एक सप्ताह बैठा हुआ था, मैं अपने पेपर भी लिख नहीं पाता था, पेंसिल भी नहीं पकड़ पाता था। मैंने तो 3 कोरे पेपर दे दिए और मैं ब्लैकआउट में पूरी तरह गिर गया। जबकि मेरे को ये कहा गया कि अब तुम कुछ आराम करो और दोबारा दो। और फिर मैंने उसी प्रकार कुछ हफ्तों के लिए दूर होकर वापस परीक्षा दी और मैं आई ग्रेजुएटेड। और तब मैंने अपने अभ्यास में और अपने कार्य में सेटिस्फैक्टरीली मैं वापस आया। यहाँ पर उनको इंटर्नशिप मिलती है एक हॉस्पिटल की, जहां पर वो एक डॉक्टर के रूप में कार्य करना चालू करते हैं वेस्टर्न सिटी में, जहां पर उन्होंने 2 साल बिताए, जहां पर वो पूरे तरह बिजी रहे उस काम में, उनको समय ही नहीं मिला। और उस 2 साल में वो कहते हैं कि मैं पूर्णतः उस तरफ जा ही नहीं पाया और किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति मेरे जिंदगी में आई ही नहीं। मैं उस अस्पताल में से बाहर ही नहीं निकल पाया और इसलिए मेरे जिंदगी में किसी प्रकार की कोई ट्रबल आया ही नहीं। उनको स्वातंत्र ही नहीं मिला, वो बन गए काम से। ये 2 साल खत्म होने के बाद में उन्होंने अपना निजी काम चालू किया और जहां उन्होंने निजी काम चालू किया वहीं पे उनका पीना फिर से चालू हुआ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर अब मेरे को शारीरिक तकलीफें चालू हुई है, पूरे शब्द पूरे वाक्य में नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइम का पाबंदी है। और यहाँ पर उनको उन्होंने कहा है कि मैं खुद होकर कई बार एक अजाइलम में कम से कम एक डजन बार मैंने अपने आप को बंद कर लिया। अपने आप को शराबखोरी से, इस लत से दूर करने के लिए मैं कई बार लोकल सैनिटेरियम में गया। और सैनिटेरियम का मतलब एक प्रकार से पागल खाना ही है। उस वक्त तो आज की व्यवस्था नहीं थी कि एसी का तुमको मिल रहा है, तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बन रही है। वो व्यवस्था उस वक्त नहीं थी। अब मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरा पेट मुझे तकलीफ दे रहा था। मेरे धमनियां भी काम नहीं कर रही थी। और 3 साल में मैं एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंच गया, जहां पे वो मुझे सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। मगर वहां पे भी मैं अपने दोस्तों मित्रों के द्वारा धीरे से शराब बुला लिया करता। मेरे पिताजी ने आखिरी में गांव से एक डॉक्टर भेज के मुझे उठा लिया, गांव लेके गए। गांव में मैं कुछ दिन रहा, घर में ही था, घर से बाहर निकल नहीं पाया। 2 महीने तक का ये पीरियड चले गया और बाद में मैं वापस आया। शायद मेरे अंदर में उस
वजह से एक डर पैदा हो गया था, शायद मुझे डॉक्टर ने डरा दिया था, क्या हुआ था मालूम नहीं, लेकिन प्रोबेबली ये दोनों चीजें काम कर रही थी कि आई डिड नॉट टच अ ड्रिंक अगेन अंटिल द कंट्री वेंट ड्राई। अब पूरी कंट्री ही ड्राई हो गई, अब शराबबंदी आ गई और ये खुश हो गए कि अब तो शराबबंदी आ गई, अब तो शराब उपलब्ध ही नहीं होंगी। अब क्या है, कुछ लोग, अब दूरी मिल गई है, अब तक हाथ नहीं लगाया है शराब को, शराब की दूरी आ गई है। अब विचार क्या चल रहे हैं कि अब शराब बंदी आ गई है, अब शराब इसके बाद में मिलेगी ही नहीं। और अब क्या है, अब लोग उनका जितना जमता है, उनका पॉकेट परमिट करता है, उस मुताबिक अपनी अपनी व्यवस्था बनाएंगे। तो मेरे को भी थोड़ी पी लेने के लिए क्या हरकत है, क्योंकि बाद में तो मेरे को मिलेगी ही नहीं। उस वक्त वो बोलते हैं कि मैं अनजान था इस बात से कि सरकार तो हम सब जैसे डॉक्टर्स के लिए एक मुबलक साठा शराब का हर हमेशा उपलब्ध कर देने वाले हैं, और बाद में ये छुपे छुपा के बेचने वाले, शराब बेचने वाले लोग ये भी सामने आ गए। इस बात की मेरे को तो कल्पना ही नहीं थी। आगे अपने जिंदगी के बारे में बताते वक्त वो कहते हैं कि अब मेरा जो शराब पीना चालू हो गया, उसमें मैं एक संपन्न व्यक्ति नहीं था करके मुझे अपने शराब के जुगाड़ के लिए दिन भर में काम करना आवश्यक था। काम के बगैर मेरा शाम का व्यवस्था नहीं हो सकती थी, और शाम की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो मेरे को दिन भर में काम करने का रहता था करके, सवेरे के उस जिटर्स के बावजूद भी और तकलीफ के बावजूद भी मैं अपने आप को शराब के पीने से बचा के रखता था। यानी कितना झगड़ा, कितना संघर्ष था कि पीना है मगर पीने की व्यवस्था शाम की हो, अभी अगर पीऊंगा तो बिगड़ जाएगी करके मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं कर पाऊंगा। अब ये जाल चालू हो गया, ये दिव्य सपने चालू हो गया, अब ये नाइटमेयर चालू हो गया। और ये नाइटमेयर था कि पीना है करके काम करना है, और काम करके पीने के लिए जाके बैठना है, अपनी व्यवस्था में जाना है, फिर बॉटल्स इधर उधर छुपाना, अपना कोटा कैसा करेंगे वो देखना, मेरा सप्लाई हर हमेशा बना रहे, वो कभी खत्म ही ना हो। अब ये डर पैदा हो गए। वो बोलते हैं दो डर, एक तो मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं सो नहीं पाऊंगा, मैं जब पीता था तब सोता था, और पीते वक्त मेरे को ये डर रहता था कि मेरी व्यवस्था खत्म हो गई, मेरे पास में पीने के लिए अगर शराब नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। दैट इज द नाइटमेयर। अब ये हालत कि शराब ही शराब, शराब ही शराब। अब वो बोलते हैं कि भाई कहाँ कहाँ नहीं शराब छिपाता था, और ठंड के दिनों में ग्लोव्स में डाल के पीछे फेंक देना। मेरा जो सप्लायर था वो पीछे के यार्ड में कहीं पे तो भी लाके छिपा के रखता था। मैं छिपे छिपाए जाके आउंसेस में, हम 90 बोलते हैं ना, वो 8 आउंसेस, 10 आउंसेस, 4 आउंसेस के बॉटल की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ डाल के मैं लाता था, कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ छुपाता था, कौन सी सेफ प्लेसेस होंगी जहाँ पे मेरी बीवी नहीं देखेगी, मेरी शराबखोरी नहीं रुकेंगी, मेरा शराब पीना जारी रहेगा, कोई भी उसके बीच में नहीं आएगा। क्या मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ये सब मैं भी कर रहा था। फिर वो माला हो, वो पुरानी पेटियां हो, पेटियों के पीछे हो कपड़े के जगह हो, कहाँ कहाँ छिपा छिपा के वो डाल रहे थे। और ये सब करते करते ये वक्त आ गया कि उनके जिंदगी में अब कोई आशा नहीं बची। उनकी बीवी, वो कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमें ज्यादा करके बहुत सहनशील और बहुत अच्छी बीवियां मिलती है जो हमारे जिंदगी को बचाती है। दे कीप अस अलाइव। एक व्यवस्था आने तक, एक शिद्दत हमारे लिए होने तक, आज जो बचे हुए हैं बहुत सारे लोग इस बात की मान्यता देंगे, शायद कुछ लोगों के जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि आज उनको जो पत्नियां मिली है वो तो देवियां थी, और उन्होंने ही हमको जिंदा रखा, वो व्यवस्था में बनाए रखा।
उनका एक अलग विश्वास था, जहां पर उनकी पहचान उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हुई, जहां पर आध्यात्मिक कुछ कार्यक्रम था जिससे मुझे कोई लगाव नहीं था शुरू से ही, उसमें मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मेरे बीवी का विश्वास था कि यहाँ पर कुछ होगा। शायद उसका विश्वास ही मुझे जीवित रख रहा था, अगर वो नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहा रहता। ये डॉक्टर बॉब का अनुभव कह रहा है। डॉक्टर बॉब ये कह रहा है कि मैं तो पहले ही मेरी लकड़ियां पहुंच गई थी, मैं तो मृत्युशैया पे आ गया था, आई वॉज ऑन द डेथ बेड, मेरा निदान हो गया था, मगर एक प्रोविजन था, एक डिवाइन प्रोविडेंस था जो मुझे बचाए रख रहा था। और ये जो फ्रेंड्स थे, ये नए न्यू फाउंड फ्रेंड्स थे। सर 3 to 4 minutes राइट टाइम। राइट। थैंक यू। तो इनके द्वारा ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे थे। यहाँ पर अब आती है वो बात जहां पर एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक टोटल बदलाव, एक फाउंडेशन, एक मिराकुलस बात। उसको मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत जबरदस्त है, इसमें से आप जरूर जाए, इसमें का कोई शब्द न छोड़े। आपके पास में जो समय है उस समय का पूर्ण लाभ ले। कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाने के बाद में भी कई सालों तक वो संघर्ष करते रहे, मगर उसको ये कार्यक्रम क्या है, आध्यात्मिकता, ये वो नहीं समझ में आई, ना वो उसके ऊपर चल पाए। हालांकि कुछ पहले के वो चर्च गोअर थे, चर्च में जाते थे, प्रार्थनाएं उनको मालूम थी, फिर भी वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए। डॉक्टर बॉब इज द पर्सन जिनको बोला जाता है कि वो हर हमेशा बोलते थे कीप इट सिंपल स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता बहुत सरल सादी रखो। मगर आध्यात्मिकता सरल सादी तभी आती है जब मेरी बीमारी की मान्यता आती है, और बीमारी की मान्यता उस वक्त डॉक्टर बॉब के पास में नहीं थी। और करके वो वक्त जहां पे बिल डब्ल्यू को यह एहसास हुआ कि एक्लॉन में जाने के बाद में जब बिजनेस फेल हुआ और वो किसी शराबी के तलाश में हेनरिटा सिबरलिंग के संपर्क में आया, और हेनरिटा सिबरलिंग ने इनके वाइफ से बात करके इनसे संपर्क बनाया और एक मीटिंग तय हुई। ये सब डॉक्टर बॉब के स्टोरी में आया है। तो उस वक्त डॉक्टर बॉब घर में एक बड़ा सा पौधा, झाड़ का पौधा लेके आए और वो रख के वो ऊपर चले गए और ब्लैकआउट में चले गए। वो मीटिंग उस दिन हुई नहीं। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन 15 मिनट के लिए वो मीटिंग, वो बोलते 5.5 घंटा चली। वहां से वो मिलने के बाद में एक न्यू फाउंड फ्रेंड, और उसके बाद में उनका जो सफर है वो भी वो बयान करते हैं कि उसके बाद में तुरंत वो सोबर नहीं हुए, वो तो ऐसे जगह भटक गए जहाँ पे वो कहाँ चले गए क्या है कुछ मालूम नहीं, कहीं नेबर के कंट्री में किसी हितर चिंतक के घर में जाकर वो ब्लैकआउट में पाए गए। उन्होंने इनको इतला किया और ये नया मित्र बिल डब्ल्यू उनको लेने गया और वहां से उनको लेकर आया। किस प्रकार का एक त्याग होता है, एक समर्पण होता है, एक आत्मीयता होती है, एक अपनापन होता है, एक प्यार होता है, एक शराबी का शराबी के लिए एक समझदारी आती है। और ये डॉक्टर बॉब बोलता है कि ऐसा क्या था कि ये आदमी ने मुझे कुछ तो भी वो बात बताई जो दूसरे कोई नहीं बता पाए। इसके साथ में मैं इतनी चर्चा में गया, इतने बातचीत में गया कि he was the man who was knowing all truth about himself। ये जानता था, ये जो बोल रहा है, ये बता रहा है, ये उसमें से गुजरा है, ये भुक्तभोगी है, ये उस पीड़ा में से गुजर चुका है। ये वो जो डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको शारीरिक और मानसिक भाग बताया था, वो जब मुझे वो बातें बता रहा था तो आई कुड रिलेट विथ हिम। और तब वो आखिरी दौर जब डॉक्टर बॉब उस
आखिरी 10 जून 1935 को एक ऑपरेशन को जाने वाले थे। हाथ थर थर कांप रहे थे। ऑपरेशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी बात नहीं थी, कहीं पर भी स्ट्रगल था। हार के बाद में भी पूरी तरह समर्पण नहीं था, कंप्लीट डिफीट और सरेंडर की प्रक्रिया शायद बहुत मिराकुलसली होने वाली थी। जो बिल डब्ल्यू बोलता है कि दिस वाज द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू बी रॉकेटेड इनटू द फोर्थ डायमेंशन। हर स्टोरी में तुमको ये बात कहीं ना कहीं दिखेंगी। और डॉक्टर बॉब वहां पे ऑपरेशन को जाने के पहले कुछ बियर उनको पिलाई जाती है ताकि वो ऑपरेशन कर सके, और ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर बॉब गायब हो जाते हैं और सब चिंता में पड़ जाते हैं कि अब ये कहाँ गया। और वो अमेंड्स करके अपने न्यू फॉर्म लाइफ में टोटली जो परिवर्तित लाइफ था, जिसके बाद में वो बोलते हैं कि आई हैव लिव्ड अ हैप्पी जॉयस लाइफ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुशी भरा जीवन मैंने जिया है, बहुत संतुलन का जीवन मैंने जिया है, बहुत उपयोगी जीवन मैंने जिया है। शिद्दत से मैं अपने उपयोगिता को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और आप, अगर आप एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, या जो भी आप है, आप अगर इस ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को लेकर अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को इस कार्यक्रम पर लेके आना चाहते हैं, तो ये आखिरी वाक्य में उनका दोहरा दूंगा। आखिरी बात जो उन्होंने कही है कि जो मैं ये करता हूँ एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, इट इज अ प्लेजर। मैंने ये जो जिंदगी में सब कुछ किया 5000 लोगों के साथ में, ये बहुत आह्लाद देने वाला, बहुत आनंद देने वाला था। ये मैं उस कर्ज को चुका रहा था जो मुझे किसी ने फ्री में दिया था, मेरे साथ में बांटा था। और ये करके मैं अपने आप की सोब्राइटी को इंश्योर कर रहा था, मैं उसको सुरक्षित कर रहा था। आखिरी में वो बोलते हैं कि इफ यू थिंक यू आर एन एथियस्ट, अगर आप सोचते हैं कि आप एथियस्ट है, एग्नोस्टिक है, स्केप्टिक है, और हैव एनी अदर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्राइड, क्योंकि प्राइड ही सबसे बड़ा भाग है, which keeps you from accepting what is in this book। अगर इस किताब में, इस धरोहर में, इस बेसिक टेक्स्ट में जो दिया है वो स्वीकारने में अगर तुमको कोई तकलीफ हो रही है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। आई फील सॉरी फॉर यू। इफ यू स्टिल थिंक यू आर स्ट्रांग इनफ टू बीट द गेम अलोन, अगर आज भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम अकेले ही अपने इस लतखोरी को काबू कर पाओगे, तो दैट इज योर अफेयर, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बट इफ यू रियली एंड ट्रूली वांट टू क्विट ड्रिंकिंग लिकर, डू आई हैव अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर गुड एंड ऑल, वी नो दैट वी हैव एन आंसर फॉर यू। एक मैसेज है इन स्टोरीज में, एक मैसेज है जो कभी कभी शायद फेलोशिप के शेयरिंग में आएगा नहीं, हो सकता है आएगा भी या आएगा भी नहीं, या शायद मेरी तैयारी नहीं हुई होगी, या शायद मेरे कान खुले नहीं रहेंगे। मगर अगर मेरी तैयारी हो गई है और ये मैसेज को मैं लेता हूं, एक परमानेंट सोब्राइटी की तरफ बढ़ने के मैसेज को, तो मैं एक नए रास्ते पर आने वाला हूं, एक नए सोच में आने वाला हूँ, नई मान्यताओं में आने वाला हूँ, नए बिलीफ्स में आने वाला हूँ, नए आइडियाज में आने वाला हूँ। पुरानी आइडियाज, पुरानी सोच, पुरानी मान्यताएं बाजू में हट जाने वाली है। और यही बात वो बोलते हैं कि इट नेवर फेल्स, ये कभी नाकामयाबी इसने देखी नहीं है। इफ यू गो अबाउट इट विथ वन हाफ ऑफ द झील, अगर आधा भी, मैं तो बोलता हूँ एक चतुर्थांश भी, जितना मैं शिद्दत से उस शराब के पीछे भागता था, शराब की जुगाड़ के पीछे भागता था, शराब जमाने के पीछे भागता था, मेरी व्यवस्था के पीछे भागता था, उससे एक चतुर्थांश भी मैं अपने आप को इस व्यवस्था में अगर समा लेता हूं,
तो डॉक्टर बॉब भी बोलते हैं कि आई विल ओवरकम ड्रिंकिंग, दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, I will get that spiritual experience. Otherwise, I will not be able to overcome my drinking. Your heavenly Father will never let you down. वो जो भी इस दुनिया का निर्माता है, इस पूरे कायनात का निर्माता है, इस पूरे धरोहर का निर्माता है, जिसका ये प्रोविडेंस है, ये प्रोविजन है, जब सब प्रोविजन खत्म हो गए, कोई व्यवस्था काम नहीं की, तो एक व्यवस्था बेवड़ों के लिए जो बनी है, वो व्यवस्था निश्चित काम करेगी। यहाँ पर बसा हुआ ईश्वर इन मीटिंगों में, इन प्रिंसिपल्स में, इन तत्वों में वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।